हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह और हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक था जो क्रिया, जिसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी, उनका एक अलग से टॉपिक करा दिया जाएगा। वहाँ पर आपके सकर्मक अकर्मक क्रिया जो है उनका समाधान करा दिया जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक है अपना समास, वो टॉपिक हमारा चल रहा था। इस समास टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको समास की परिभाषा, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, समास का अर्थ क्या है तथा पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तथा सामान्यतः आपके समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को मैं आपको करा चुका था। जिसमें कि कर्मधारय समास और द्वंद्व जो द्विगु समास जो थे, वो दोनों समास जो हैं हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये जो विधि होती है, नियम होता है, ये संस्कृत विषय के अंतर्गत लागू होता है। हिंदी विषय के अंतर्गत हम 6 समासों का अध्ययन अलग से करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो समास हैं, उन 6 समासों का अध्ययन हम क्लास 10th क्लास के लेवल पर यहाँ कर रहे थे। जिसमें कि पहला जो समास था अव्ययीभाव समास, उस समास को मैं यहाँ पर आपको करा चुका हूँ। उससे संबंधित जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं उनका समाधान भी किया जा रहा है। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ, उसको पहचानने का एक ही नियम होता है। जिस प्रकार से आपको मैंने एक ही नियम बताया हुआ, अगर समास को आपको पहचानना है कि इस वाक्य में या इस शब्द में आपका कौन सा समास है, तो आपको एक ही बात याद रखनी होगी कि हमारे उस समास के अंतर्गत हमेशा 2 ही पद होते हैं। कितने पद? 2 पद, पहला पद और दूसरा पद। ये एक पहला पद होता है, ये आपका दूसरा पद होता है। जो भी समास पूछा जाएगा उस समास के अंतर्गत हमारे 2 ही पद होंगे, और उन 2 पद होने की स्थिति में पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, या दोनों पद प्रधान हैं, या एक भी पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान है, ऐसे हमारे उसमें 4 नियम बन जाते हैं। इन 4 नियमों की प्रधानता के आधार पर ही मैंने आपको जो समास है पदों की प्रधानता पर 4 प्रकार कराए थे। जिसमें कि पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास आपको कराया था। और कर्मधारय और द्विगु समास जो हैं आपके, वो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पहला समास था, उस समास के अंतर्गत हमारा जो अव्ययीभाव समास था, उसमें मैं बता चुका था कि अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए हमारा उसमें पहला पद क्या होता है? प्रमुख होता है, मुख्य होता है। पहला पद प्रमुख एवं मुख्य जिस समास के अंतर्गत आता है, वह समास आपका अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। पहला पद मुख्य है, वो समास आपका कौन सा समास आता है? अव्ययीभाव समास आता है। जिसके नियम में आपको बता चुका था कि पहला शब्द जिसमें कि किससे उपसर्ग, अर्थात उसमें पहला शब्द कैसा आता है? उपसर्ग से अंतर्गत आता है, अव्यय शब्द का निर्माण करता है। और ऐसे जो शब्द होते हैं, पुनरुक्ति सूचक शब्द आते हैं, वो तुम्हारे सभी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो आपके दूसरा जो समास था हमारा, उस दूसरे समास के अंतर्गत हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। हमारा जो दूसरा समास है वह समास है हमारा द्वंद्व समास, जिस समास का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अव्ययीभाव समास के बाद में जो दूसरा समास आता है, वह समास आता है द्वंद्व समास। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस प्रकार से अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए हमें 2 पदों को देखा जाता है, जिसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान। कोई भी समास पूछा जाएगा शब्द में, तो उसमें आपको 2 ही पद मिलेंगे। उन 2 पदों को अगर आप अलग अलग करोगे तो एक पहला पद निकल करके आता है, एक दूसरा पद निकल के आता है। पहला पद अगर मुख्य आ गया तो अव्ययीभाव होता है, और अगर ऐसी विधि जिसमें कि पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। अगर दोनों की दोनों पद अगर मुख्य हो जाते हैं, जिसमें वह समास हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है।
अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो द्वंद्व का जो अर्थ होता है वो होता है लड़ाई झगड़ा करना, द्वंद्व करना, मल्ल युद्ध करना। इनके अंतर्गत द्वंद्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो पहलवान होते हैं उनके बीच में जैसे द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, उसी प्रकार से जो ये द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं उसमें भी दो पद होते हैं और दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से दो पहलवान बराबर ताकतवर अपनी ताकत को लेकर लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस द्वंद्व समास में भी दो ही पद होते हैं और दोनों की दोनों ही पद अपने आप में मुख्य होते, प्रमुख होते, समान अधिकार वाले होते हैं, समान महत्व होता है। इस पद का जितना महत्व होता है उतना ही इस पद का महत्व होता है। उसी के आधार पर आपका ये द्वंद्व समास होता है। अगर द्वंद्व समास की कुछ विशेषताओं को देखा जाए कि हम द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, तो उस द्वंद्व समास को पहचानने का एक कुछ नियम है, विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है वह है योजक चिन्ह की प्रधानता, कि जो द्वंद्व समास होता है उस द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात योजक चिन्ह ये वाला चिन्ह होता है, अर्थात जो समास के अंतर्गत दो पद होते हैं उन दोनों पदों के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और जब उस समास का समास विग्रह किया जाता है तो इस योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है और इस चिन्ह के स्थान पर और, अथवा, इत्यादि आदि या इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। यह द्वंद्व समास की आपकी पहली विशेषता होती है कि इसमें योजक चिन्हों की प्रधानता होती है या योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो विशेषता होती है द्वंद्व समास की, कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से पहला पद दूसरा पद ये दोनों की दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। जितना इसकी महत्व होता है उतना ही इसका भी महत्व होता है। अव्ययभाव समास में सिर्फ इस पद का महत्व था, इस पद का महत्व नहीं था, लेकिन द्वंद्व समास में इन दोनों की दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। दोनों की दोनों पद अपने आप में एक दूसरे से कम नहीं होते हैं। जितनी विशेषताएं, जितना महत्व, मुख्य प्रधानता पहले पद की होती है उतने ही दूसरे पद की होती है। ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे। तीसरी जो विशेषता है दोनों पदों के मध्य, अर्थात जब द्वंद्व समास में समास का विग्रह किया जाता है द्वंद्व समास में, तो इस द्वंद्व समास के विग्रह के अंतर्गत जब समास विग्रह किया जाता है तो वहां पर और, अथवा, आदि, इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात योजक चिन्ह को हटा करके और, अथवा, आदि, इत्यादि इन शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से हमारा ये द्वंद्व समास जो है, इस द्वंद्व समास का समास विग्रह किया जाता है। इस प्रकार से अगर द्वंद्व समास की मैंने आपको सामान्यतः जो विशेषताएं बताई हैं वो दो तीन विशेषता हैं। पहली बात तो है दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर समान होते हैं, दोनों का अपने आप में महत्व होता है, दोनों के मध्य में और, अथवा, आदि, इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में द्वंद्व समास के बाद में योजक चिन्ह की प्रधानता मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें भी योजक चिन्हों की क्या होती है, प्रधानता होती है। द्वंद्व समास जो हमारा होता है, ये द्वंद्व समास हमारा तीन प्रकार का होता है। अगर हम प्रकारों की बात करें कि अव्ययभाव समास के अंतर्गत हमारे कोई भी प्रकार नहीं थे, उसमें हमने सीधा सीधा पहला पद पदों की प्रधानता के आधार पर निकाला था, पहला पद प्रधान था। लेकिन द्वंद्व समास हमारा तीन प्रकार के भागों में बटा हुआ होता है। जब हम द्वंद्व समास को देखते तो ये तीन प्रकार जो इसके होते हैं, तो पहला तो होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, पहला प्रकार इसका। दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। इस प्रकार से हमारा ये समास जो होता है वो तीन प्रकार इसके होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये तीनों के तीनों प्रकार आपके इसमें होते हैं। हाँ जी, इस प्रकार से हमारा इतरेतर द्वंद्व पहला, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा समाहार द्वंद्व, तीन प्रकार के हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत उसके तीन प्रकार होते हैं।
इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इस इतरेतर द्वंद्व समास को पहचानने के लिए, अच्छा द्वंद्व समास के अंतर्गत जो पहला समास है इतरेतर द्वंद्व, इस समास को पहचानने के लिए इसके 3 विशेषताएं होती हैं। दोनों पद समान अधिकार, अर्थात जो इतरेतर द्वंद्व से संबंधित हमारे जो उदाहरण आते हैं वो दोनों के दोनों उदाहरणों में दोनों पद समान अधिकार वाले होते हैं। अधिकार, जितनी प्रधानता पहले पद की होगी उतनी ही प्रधानता दूसरे पद की होगी। समान अधिकार, अर्थात जितना इसका अधिकार होगा उतना और उतना ही इस दूसरे वाला का भी अधिकार होता है, पहली विशेषता। दोनों पदों का समान महत्व है, जितना महत्व पहले पद का है उतना ही महत्व दूसरे पद का भी होता है। और शब्द से जोड़ा जाता है, अर्थात इस समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तथा जब इस योजक चिन्ह को हटाया जाता है तो और शब्द के माध्यम से जिन 2 पदों को जोड़ा जाता है वह समास हमारे इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आता है। इतरेतर, इतर प्लस इतर, या तो ये या ये दोनों में, तो इतरेतर द्वंद्व की हम अगर विशेषताएं देखेंगे तो दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर इस समास के हम उदाहरण देखें तो यहाँ इसके विभिन्न उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पहला उदाहरण है माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, माता पिता, माता पिता। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इस योजक चिन्ह को किसमें बदल दिया जाता है, और में, और माता और पिता, अर्थात जब इसका माता पिता का समास विग्रह किया जाएगा तो ये माता और पिता इसमें बदल जाता है। अब इस समास के अंतर्गत देखा जाए तो जितना महत्व माता का होता है उतना ही महत्व पिता का होता है। जितने अधिकार माता के होते हैं उतने ही अधिकार पिता के होते हैं, अर्थात कि हम एक दूसरे को इसमें कम नहीं दर्शा सकते। जितनी समानता, जितना महत्व माता का है उतना ही पिता का है, अर्थात दोनों का समान महत्व होता है। दोनों की अगर तुलना की जाए तो समान अधिकार और समान महत्व होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो ये समास होता है यह समास द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जलवायु, जितना महत्व जल का होता है, अतः जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है और वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, और इनके बीच में वो ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह आपका होगा जल और वायु, और शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, जल और वायु। गौरी शंकर, गौरी बोला जाता पार्वती को शंकर, अर्थात जितना महत्व शंकर का है जितना ही महत्व किसका है, गौरी का है, जितना ही किसका है, शंकर का, अर्थात दोनों का समान अधिकार है, समान महत्व है। और इसको भी किससे जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है, गौरी और शंकर। देवासुर, अगर इसमें इसको हटा दिया जाए तो देव प्लस असुर, इसका विच्छेद किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देव प्लस असुर, अर्थात जितना महत्व देवताओं का होता है उतना ही महत्व असुरों का भी होता है। इसलिए दोनों के समान अधिकार होते हैं, समान महत्व होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अतः इसमें यह भी विशेषता होती है कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, माता के बिना पिता अधूरी, पिता के बिना माता। जल वायु गौरी शंकर, ये एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। इस प्रकार से देव और शंकर अपने आप में समान महत्व वाले होते हैं। कंद मूल फल, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कंद मूल और फल, जितना फलों का महत्व होता है उतना ही कंद और मूल का फल महत्व होता है। इस प्रकार से इसका देखा जाए तो कंद मूल और फल। तन मन धन, तन मन और धन, तन मन का जितना होता उतना ही धन का महत्व होता है। 25, मैं आपको एक बात बता दूं, एक विशेषता बता दूं कि संख्याओं में, अगर संख्याओं की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इन संख्याओं को छोड़ करके आपके जितनी भी संख्याएं होती हैं, बाकी संख्याएं, आपकी बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी में आपका द्वंद्व समास होता है। यह प्रमुख विशेषता है संख्याओं की, अर्थात
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, 100। इन संख्याओं को छोड़ करके, अर्थात इनसे हट करके, इन संख्याओं को छोड़ करके हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास ही होता है। ये विषय। अब यहां आया 25, क्या है? 25। तो 25 इसमें से तो है नहीं, 25 इन संख्याओं में से 25 है क्या? नहीं है। अब इन संख्याओं से हट करके जितनी भी संख्याएं आपकी 100, उन सभी संख्याओं में आप द्वंद्व समास ही करेंगे। और जब इसका समास विग्रह किया जाता तो कैसे किया जाएगा? 20 और 5, 20 और 5, तो 20 और 5 अर्थात 25। इसलिए बड़ी संख्या पहले आती है, छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। जैसे 25 हुआ, 26 हुआ, 20 और 6 26, जैसे कि 48 हुआ तो 40 और 8 48। ऐसी जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को आप गणित की संख्या के आधार पर कर सकते हो। दिन रात, जितना महत्व दिन का होता है उतना ही रात का होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण इनका भी अपना महत्व होता है। इस प्रकार से आपका जो ये समास होता है यह द्वंद्व समास होता है। और इस द्वंद्व समास के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व को हम आज विस्तार से पढ़ चुके हैं। इतरेतर द्वंद्व को पढ़ने के लिए आपको विशेष रूप से देखना है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। इस प्रकार से इस आप समास को कर सकते हैं। उसके बाद में द्वंद्व समास को करने के बाद में जब हमने इतरेतर द्वंद्व को आज पढ़ा है, आप इस समास को पूरे को आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे। इससे संबंधित आपकी और भी कोई समस्याएं हैं उन्हें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें पूछ सकते हो। और आगामी क्लास में, अगली क्लास में हम अपना दूसरा जो समास है वैकल्पिक द्वंद्व, इस वैकल्पिक द्वंद्व समास का हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।